नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छठे दशक की महत्वपूर्ण लेखिका मालती जोशी द्वारा रचित आउटसाइडर कहानी का सार या सारांश या मूल भाव को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। मालती जोशी द्वारा रचित आउटसाइडर कहानी का सार या सारांश या मूल भाव। आउटसाइडर मालती जोशी कृत एक बहुत ही सुंदर तथा सुप्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। यह कहानी एक समस्या प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने वर्तमान सामाजिक परिवेश को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। अर्थात इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने नारी जीवन से जुड़ी हुई भिन्न भिन्न समस्याओं को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। इस कहानी का मूल भाव यह है कि बेटियां हमेशा पराई होती है। बेटियों का सच्चा घर मायका नहीं बल्कि ससुराल होता है। ससुराल में रहने में ही उसकी इज्जत है, उसका सम्मान है। यह कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार की समस्या प्रधान कहानी है। नीलम इस कहानी की एक प्रमुख नारी पात्र है। वह 45 वर्ष की एक महिला है। वह कॉलेज में अध्यापन का कार्य करती है। उसके 3 भाई हैं तथा एक छोटी बहन है। सबसे बड़े भाई का नाम सुजीत है, जिसे घर वाले जीत कहकर बुलाते हैं। मंझले भाई का नाम सुदीप है, जिसे घर वाले प्यार से दीपू कहकर बुलाते हैं। और सबसे छोटे भाई का नाम सुमित है। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। पूनम उनकी सबसे छोटी बहन है, जिसे घर वाले पम्मी कहकर बुलाते हैं। उसकी भी शादी हो चुकी है। उसके पति का नाम नरेश है। सुषमा और अलका उनकी 2 बहुएं हैं। सुदीप इंजीनियर है और अब वह पत्नी के साथ कनाडा में रहता है, जबकि सुजीत बैंक में काम करता है और सुमित मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण नीलम घर की पूरी जिम्मेदारी को संभाल लेती है। यही कारण है कि वह न केवल नौकरी करते हुए अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती है, बल्कि अविवाहित भी रहती है। उसने विवाह केवल इसलिए नहीं किया ताकि माता, भाई और बहन की परवरिश में और शिक्षा दीक्षा में कहीं कोई कमी न रह जाए। वह न केवल अपनी माता की देखभाल करती है, बल्कि अपने छोटे छोटे भाइयों और बहन की भी पूरी ईमानदारी के साथ देखभाल करती है। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद नीलम अपने सभी भाइयों को पढ़ाती लिखाती है तथा समय आने पर उनका अच्छे घरों में विवाह भी कर देती है। अब सभी भाई नौकरी पर हैं। पूनम की भी शादी बिल्कुल उसने समय पर कर दी है। पूरा परिवार एक साथ छोटे भाई की शादी में यानी सुमित के शादी में एकत्रित होता है। शादी हो जाने के बाद छोटे भाई सुमित और उसकी नई नवेली पत्नी नेहा को हनीमून पर ये लोग भेज देते हैं। हनीमून पर भेजने के बाद सभी लोग समय निकाल कर नीलम को भी शादी करने के लिए मनाने का प्रयास करते हैं, परंतु नीलम शादी करने से बिल्कुल इनकार कर देती है। नीलम का यह कहना है कि अब वह 45 वर्ष की हो चुकी है। अब वह शादी
नहीं कर सकती है, परंतु घर के सभी सदस्य नीलम को शादी कर लेने के लिए दबाव बनाते हैं और यह कहते हैं कि 45 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। यदि वह हाँ कर दे तो कई लोग उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शादी की बात छिड़ते ही घर के सभी लोग दर्जनों लड़के का लिस्ट सामने रख देते हैं। किसी को वह लड़का पसंद आता है तो किसी को दूसरा लड़का पसंद आता है। किसी में ये खूबियां थी तो किसी में वह खूबियां थी। घर के सभी लोग बार बार दीदी से यानी नीलम दीदी से यही कहते हैं कि दीदी अब तो आपको शादी कर ही लेनी चाहिए, कारण उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अब पूरी कर ली है, इसलिए अब उन्हें विवाह कर ही लेना चाहिए। अब उनके पास कुछ भी काम करने के लिए नहीं बचा हुआ है। परंतु नीलम शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है। बार बार शादी का प्रस्ताव देने पर भी नीलम शादी का प्रस्ताव ठुकरा देती है, जिससे घर वाले उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। दरअसल घर वालों का यह भी मानना था कि उन्हें पता था कि नीलम दीदी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी, क्योंकि इतने दिनों तक वह इस घर में जिस तरह बॉसिंग करती हुई आ रही है, अब वह इस उम्र में ससुराल जाकर किसी का डांट डपट सुन नहीं सकेगी तथा किसी का आदेश मानना अब उनके बस की बात नहीं है। यही नहीं, अंत में छोटी बहन पूनम नीलम दीदी को जीवन की सच्चाई बताते हुए यह भी कहती है कि दीदी यह सच है कि तुमने इस घर को सदा अपना घर समझा है, परंतु सच यह है कि तुमने भले ही इस घर को लाख खून पसीने से सींचा हो, परंतु यह घर कभी भी तुम्हारा यानी नीलम का नहीं हो सकता है। तुम हमेशा ही इस घर में एक आउटसाइडर बनकर रहोगी, आउटसाइडर यानी बाहर वाली होकर रहोगी। पूनम नीलम दीदी को समझाते हुए आगे यह भी कहती है कि दीदी अभी तुम्हारे पास नौकरी है, 45 वर्ष की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। आज भी लोग शादी विवाह करते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु तुम विवाह करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हो? कल्पना करो, जब तुम रिटायर हो जाओगी और जब शारीरिक रूप से तुम कमजोर हो जाओगी, तब उस समय तुम्हारी क्या स्थिति होगी? उस समय तुम कहाँ जाओगी? उस समय न तो तुम्हारे पास शक्ति होगी न सामर्थ्य। तुम्हारी हैसियत उस समय इस घर में केवल एक फालतू सामान बनकर रह जाएगी, अर्थात उस समय तुम कहाँ जाओगी और क्या करोगी? दीदी समय रहते शादी कर लो, यही मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। नीलम छोटी बहन पूनम की बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है। नीलम को लगता है कि पूनम संभवतः एक प्रकार से मजाक कर रही है। अब तो वह शादी के लिए सोच भी नहीं सकती है। जब उसे शादी करनी चाहिए थी, उस समय वह घर की जिम्मेदारियों को निभाने में लगी हुई थी। शादी के लिए न तो कभी माँ ने कहा और तो और कभी भाइयों ने भी नहीं कहा कि दीदी तुम शादी कर लो। दरअसल सबने केवल अपना स्वार्थ देखा। घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते वह कैसे 45 वर्ष की हो गई, उसे पता ही नहीं चला। और ऐसी स्थिति में अब शादी करने का विचार बिल्कुल गलत है। दरअसल नीलम को ऐसा लगता है कि घर के सभी लोग नीलम दीदी को बहुत चाहते हैं। घर में जब इतने लोग हैं, फिर उसे किस बात की चिंता है कि रिटायर हो जाने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी? इसलिए नीलम विवाह करने की बात को हंसी में टाल देती है। फिर क्या था, सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और
अपने अपने घर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। सुमित की शादी के लिए ली गई 15 दिन की छुट्टियां धीरे धीरे अब समाप्त हो जाती है। तो एक दिन नीलम अपनी छुट्टियों को थोड़ा और बढ़वाने के लिए कॉलेज जाती है। तो कॉलेज की प्रधानाचार्या प्रसन्न होकर नीलम को न केवल प्रमोशन की चिट्ठी देती है बल्कि ट्रांसफर की भी बात कहती है। नीलम प्रधानाचार्या की बात सुनकर प्रसन्न तो होती है, परंतु तबादले की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। कारण नीलम ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी इस घर को उसे छोड़ना भी पड़ेगा। नीलम को अपने घर वालों पर पूरा विश्वास था कि घर वाले उसे कभी भी घर से बाहर जाने नहीं देंगे। जब वह घर पहुंचकर यह खबर सुनाएगी तो घर वाले उसे कभी भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि घर के लोग नीलम दीदी से बहुत प्रेम करते हैं तथा उनका बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। और भला ऐसा क्यों ना हो, कारण नीलम ने सबकी देखभाल बिल्कुल एक माँ की तरह किया है। हाँ, प्रमोशन की बात सुनकर प्रसन्न अवश्य हो जाएंगे, लेकिन कभी भी घर छोड़ने का आदेश नहीं देंगे। घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि नीलम दीदी इस घर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रहे। फिर क्या था, घर जाने से पहले नीलम सबके लिए कुछ न कुछ खरीदारी करती है, परंतु जब नीलम घर पहुंचती है तो वह घर के लोगों के मुंह से यानी सुदीप के कमरे से यह कहते हुए सुनती है कि उनका इस घर में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक नीलम दीदी इस घर में है तब तक वह इस घर की मालकिन है। उनके रहते हुए कभी भी उनका घर अपना घर नहीं हो सकता है। नीलम दीदी के कारण ही बहुओं को अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। नीलम दीदी के कारण ही उन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, यानी बहुओं को अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। वे कभी भी जीवन का असली आनंद उठा नहीं पाती हैं, कारण घर में रहकर सबको नीलम दीदी की बातें सुननी पड़ती है, उनकी हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। नीलम को जब अपने घर में अपनी स्थिति का पता चलता है तो वह निराश हो जाती है। उसे बहुत दुख होता है कि घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि घर के लोग नीलम को लेकर किस किस तरह की बातें सोचते हैं। तब उसे अपनी छोटी बहन पूनम की कही हुई बातें याद आने लगती है, जो पूनम ने कहा था। पूनम ने यह कहा था कि दीदी, इस घर को भले ही तुमने खून पसीने से सींचा हो, परंतु यह घर तुम्हारा कभी भी अपना नहीं हो सकता है। आज पूनम की ये बातें सच होते हुए दिखलाई दे रही थी। आज पूनम की बातें 100% सच होते हुए दिखलाई दे रही थी। चूंकि नीलम एक बहुत ही परिश्रमी, स्वाभिमानी तथा संवेदनशील महिला थी। उसमें जागरूकता की भावना थी, उसमें स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। जब उसे अपने घर में अपनी यथार्थ स्थिति का बोध हो जाता है तो वह तुरंत निर्णय ले लेती है, यानी वह अपने परिवार से अलग होकर जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लेती है। फिर क्या था, दूसरे ही दिन नीलम कॉलेज जाती है और प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर का भी पत्र स्वीकार कर लेती है। घर पहुंचकर जब नीलम यह सब कहती है तो घर वाले किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, किसी भी तरह का प्रतिवाद नहीं करते हैं। यानी यह समाचार मानो उनके लिए एक खुशी का समाचार बनकर आया था। यह कहानी यही समाप्त हो जाती है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से मालती जोशी द्वारा रचित आउटसाइडर कहानी का मूल भाव या सार या सारांश को अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।